हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी के इस चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जीआईसी के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र। तो आइए देखते हैं। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव अर्थात उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था। अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र नाम रखा गया था। अगस्त काम्टे और सेंट साइमन ने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है? तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन बीर स्ट्रीट से संबंधित है। अगला, आधुनिक समाजशास्त्र के विषय में केंद्रीय व्यक्तियों जनपिता के पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों की सूची दी जा रही है। इनमें से सूची में से कौन केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो समाजशास्त्र में मुख्यतः पितामह माने जाते हैं अगस्त काम्टे, दुर्खीम को वास्तविक समाजशास्त्र का पितामह और मैक्स वेबर को भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन किंग्सले डेविस को नहीं सम्मिलित किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का स्वरूप अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है? तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन हमारा चार्ल्स सिमेल से संबंधित है। जबकि मैकाइबर एवं पेज भी सामाजिक संबंधों के माध्यम से ही समाज का अध्ययन मानते हैं। अगला, समाजशास्त्र का संबंध है मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी से। अगला, समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? तो समाजशास्त्र में की सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना मैक्स वेबर करते हैं। अगला, किसने कहा है सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी समाजशास्त्र की दो धाराएं हैं? तो अगस्त काम्टे सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो सामाजिक समूह समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु माना जाएगा, जबकि व्यक्ति मानव शरीर रचना ऐसा नहीं माना जाता। अगला, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए 3 पथ बताए हैं, उनमें से कौन है? तो एलेक्स इंकल्स ऐतिहासिक, अनुभव आश्रित और विश्लेषणात्मक की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्रकृति नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। किससे? हर्बर्ट स्पेंसर से। स्पेंसर कहते हैं, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्रकृति नियमों में विश्वास व सहमति नहीं होती है तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों का अध्ययन में होता है? तो निरीक्षण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी। तो समाजशास्त्र इन तीनों की बात करता है, सभी की बात करता है। डी सही है। अगला, इनमें कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? या विशुद्ध विज्ञान है, या व्यावहारिक विज्ञान है, या अमूर्त विज्ञान है, या अनुभविक विज्ञान है? तो यह एक व्यावहारिक विज्ञान न होकर सामान्य विज्ञान है। अगला, मानव और पशु समाजों में मुख्य अंतर है कि वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण के संदर्भ में करते हैं। वो अपना निरंतर अस्तित्व मूलतः परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। वे अपने सामान को पुनर्उत्पादन करते हैं। वे अपनी क्रियाओं को संगठित जो श्रम विभाजित अस्तित्व में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कि मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर होता है कि वो अपनी निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। अगला, इनमें से प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं परिवार, पड़ोस, क्रिया। तो यह सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अगला, सामाजिक संबंधों को जाल को हम क्या कहते हैं? समुदाय, संस्था, समाज, समिति। तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय का उदाहरण हो जाएगा हमारा पड़ोस, राजनीतिक दल, जातीय संघ, ट्रेड यूनियन। तो समुदाय का उदाहरण हमारा पड़ोस होगा। परिवार तथा परिवार को समुदाय कहते हैं, तथा पड़ोस भी एक तरह से परिवार के अंतर्गत आता है, तो उसे समुदाय माना जाएगा। अगला, गैमिंगशाफ्ट और गेसलशाफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, यह किसने विवेचित किया है? तो यह एफ्रोनिस ने बताया है। गेमिंगशाफ्ट और गेसलशाफ्ट की बात एफ्रोनिस कर समिति और समुदाय को परिभाषित करने के लिए करते हैं। अगला, समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, हम की भावना, अमूर्त। तो समुदाय अमूर्त न होकर मूर्त होता है। समुदाय मनुष्यों या व्यक्तियों का एक समूह होता है जो मूर्त होता है। अगला, व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है कहलाता है। तो जब व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है तो उसे हम समिति कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह निर्माण में नहीं है? व्यक्तियों की संख्या, औपचारिक या अनौपचारिक सदस्यता, विधिक समग्र या संबंधों का एक अस्थायी प्रतिमान। तो विधिक समग्र की विशेषता समूह के निर्माण के लिए जरूरी नहीं होती, जबकि व्यक्ति की संख्या, औपचारिक और अनौपचारिक सदस्यता तथा संबंधों का एक अस्थायी प्रतिमान पाया जाता है। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव में पोषकाएं किसने कहा? तो प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषकाएं, यह कथन कूले से संबंधित है। कूले प्राथमिक समूह की बात करते हैं।
अंतर समूह एवं वाय समूह का वर्गीकरण किसने किया? तो अंतर समूह एवं वाय समूह का वर्गीकरण WG समनर ने किया है। अगला, वह परिवार जिसमें कि एक व्यक्ति के स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है। तो ऐसे परिवार को जब व्यक्ति के स्वयं के बच्चे हों तो उसे जनन परिवार कहते हैं। अगला, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है वह कहलाता है। तो उसे हम परिवार कहते हैं जिसमें निश्चित टिकाऊ या यौन संबंध विवाह के माध्यम से पाया जाता है और जो बच्चों का लालन पोषण करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, तो उसे हम परिवार कहते हैं। अगला, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं होती क्योंकि भाता भगिनी संतति विवाह प्रथा है या ग्राम बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है, द्रविड़ सांस्कृतिक विशिष्टाचार है या वैवाहिक संस्कारों में थाली की केंद्रिता है। तो यहाँ पे हमारा वहाँ पे भाता भगिनी संतति विवाह प्रथा पाई जाती है। इस कारण से वहाँ पे इरावती कर्वे मानती हैं कि भारत में जन्म के दक्षिण भारत में भाता भगिनी संतति विवाह प्रथा के कारण परिवार एवं परिवार को सुस्पष्ट भिन्नता नहीं देखी जाती है। अगला, किसने कहा जादू आभासी विज्ञान है? तो जेम्स फ्रेजन मानते हैं कि जादू एक आभासी विज्ञान है। जादू में भी विज्ञान की तरह कई विशेषताएं पाई जाती हैं। टोटम का अर्थ होता है एक जीवित जो निर्जीव या सजीव हो किंतु उसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता हो, अर्थात लोगों की उनमें आस्था या विश्वास हो। अगला, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अन्याय या अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? तो हिंदू धर्म में अन्याय या मूल ग्रंथ नहीं पाए जाते हैं। अगला, जब एक स्त्री के यहाँ पे स्त्री होना चाहिए था। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। जब एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? तो यह मेहर होता है। यह मुस्लिम समुदाय में पाया जाता है जिसे वर द्वारा वधु को निकाह के समय दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन में उत्पन्न बच्चों की वैधता या आर्थिक सहयोग। तो लिव इन रिलेशनशिप यह एक आधुनिक अवधारणा है जो कि वैश्विक समाजों में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? तो नगरवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, जबकि जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद या क्षेत्रवाद यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हुए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो परंपरागत व्यवसाय, जाति व्यवस्था, प्रतिष्ठा में विश्वास, अंतरजातीय संगठन। तो अंतरजातीय विवाह जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि परंपरागत व्यवसाय, जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास और जातीय संगठन यह प्रमुख कारण होते हैं जातिवादता के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? श्रेष्ठता की भावना, घृणा की भावना, अलगाव की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना हमारी संप्रदायवादता के लिए जरूरी नहीं, जबकि श्रेष्ठता की भावना, घृणा की भावना और अलगाव की भावना ही संप्रदायवादता को जन्म देती है। किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा एलियट एवं मैरिल है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक संरचना की विशेषता हमारा सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत यह हमारी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होती है जो सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक हो सकती है और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन गति समान नहीं होता, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा। यह तीनों कथन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता के अंतर्गत आएंगे, जबकि कथन नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत होता है, यह व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। अगला, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक श्री M.N. श्रीनिवास जी हैं। अगला, नवीनतम औद्योगिकरण की प्रक्रिया वाले देश में जिन्होंने तेजी से औद्योगिकरण और आर्थिक विकास का अनुभव किया है उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे देशों को विकासशील देश के रूप में हम जानते हैं। जो नवीन औद्योगिकरण की प्रक्रिया वाले देशों में जिन्होंने तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को अपनाया है या अनुभव किया है उन्हें विकासशील देश कहते हैं। अगला, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्ट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस प्रकार को इंगित करता है? तो यह एक धार्मिक सामाजिक परिवर्तन को इंगित करेगा। किसको करेगा? धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है? गांव, राष्ट्र, विवाह, किसान संघ। तो विवाह को संस्था मानेंगे, जबकि गांव एक समुदाय है, राष्ट्र एक समिति है और किसान संघ एक संस्था के रूप में समूह के रूप में मान्यत होता
है। तो विवाह एक संस्था है। अगला, वे संस्थाएं जो मानव उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रबंधन से संबंधित हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो उत्पादन से संबंधित क्रियाएं होती हैं उन्हें आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत रखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह संस्था की एक विशेषता नहीं है। व्यक्तियों का समूह एक समूह की विशेषता है, समिति की। अगला, इनमें से परिवार के लिए सही है? यह एक समूह है, यह एक समिति है, यह एक संस्था है या सभी है? तो परिवार को कहीं पे किसी ने समूह माना है, किसी ने समूह एवं समिति एक ही बात कहते हैं, जबकि संस्था, किसी समाजशास्त्री ने परिवार को संस्था के रूप में भी देखते हैं। तो आज का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, हम समिति के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा मैकाइवर एवं पेज का प्रमुख कथन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों को इच्छा के बिना करता है तो उसे कहते हैं, उसे हम सत्ता के रूप में देखते हैं। अगला, समाजशास्त्र में स्थापित, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है अर्थात बलपूर्वक करता है तो उसमें शक्ति प्रयोग कहेंगे। समाजशास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्यप्रणालियों से हम क्या समझते हैं? तो समाज शास्त्र में स्थापित संगठित एवं कार्यप्रणालियों को हम संस्था के रूप में देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी। तो श्रमिक संघ एक प्रकार की समिति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सांस्कृतिक संकुल की नहीं है? परिवार, विवाह, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियाँ या शिक्षा। तो धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियाँ यह एक सांस्कृतिक तत्व है, न कि सांस्कृतिक संकुल है, जबकि परिवार और विवाह एवं शिक्षा कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम सांस्कृतिक संकुल कह सकते हैं। अगला, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना होता है। तो यह यहाँ एथनोसेंट्रिज्म होगा या निर्जाति केंद्रवाद ऑप्शन। जब हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं तथा अन्य की संस्कृतियों को हीन समझते हैं तो वहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म या निजात केंद्रवाद या प्रजाति केंद्रवाद पाया जाता है। अगला, सरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया है? चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, विचारधारी संस्कृति या आदर्श। सरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा है, उनमें से है चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति तथा आदर्शात्मक संस्कृति, जबकि विचाराधारी संस्कृति की बात सरोकिन नहीं करते। अगला, हमारी संस्कृति हम हैं और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है हम क्या है, जबकि हमारी सभ्यता है कि हमारे पास क्या है या हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। यह कथन किससे संबंधित? तो यह कथन हमारा मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है। अगला, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सांस्कृतिक विलंबना का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग आकबर्न करते हैं। 1838 में समाजशास्त्र को जाना जाता था। 1838 से पूर्व समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन या अध्यापन प्रारंभ किया? तो 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन पैट्रिक गिडिक्स के नेतृत्व में किया गया। अगला, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, परिस्थिति एवं भूमिका एवं नाभिकीय क्रियाएं। नाभिकीय क्रियाएं एक रसायन शास्त्र से संबंधित क्रिया है, जबकि सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया एवं परिस्थिति का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एक चेष्टा होती है। अगला, मानवतावादियों समाजशास्त्रियों के विचार में वे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में तो वह विज्ञान को पुनरावृत्त होने वाली घटनाओं के नियमों से शासित करते हैं, वह विज्ञान को नियमित रूप से होने वाली घटनाओं के नियमों से शासित करते हैं, वह अनूठी शक्तियों या प्रक्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम में मुख्य रूप से निर्मित किया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि अनूठी ऐतिहासिक शक्तियों या क्रियाओं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम में मुख्य रूप से निर्मित करते हैं, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला, वैधानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ति, सहज बोध, अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बाकी तीनों वैधानिक विधि के विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत आएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं? संस्थाएं, समूह, समितियाँ, ये सभी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। अगला, चिंतन की संरचनात्मक विधियों के समर्थक कौन हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन चिंतन की संरचनात्मक विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। अगला, सामाजिक संरचना के तत्वों को इंगित कीजिए। सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर्संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों के नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर्संबंध। तो सामाजिक संरचना इन सभी से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सामाजिक परिस्थितियों में मध्य अंतर्संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों का नियमित व्यवस्था एवं समूहों के बीच अंतर्संबंध सामाजिक संरचना के मूल तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करती? तो शिक्षा एक अर्जित परिस्थिति है, जबकि जाति, लिंग, आयु एक प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। अगला, परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो परिस्थिति पुंज की अवधारणा हमारे आर के मार्टन से संबंधित है।
अगला, वह पद जिसमें व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धि आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है तो कहलाता है। तो ऐसे पद जिसमें व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धि आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है तो इसे हम परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं। और परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? एकमात्र भूमिका में संघर्ष या भूमिकाओं में संघर्ष। जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं के विचार आपस में विरोधाभासी हो जाते हैं तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। अगला, मिलान कीजिए। तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का विज्ञान की बात हमारा दुर्खीम करते हैं। आत्मदर्पण का सिद्धांत हमारा C.H. कुले से संबंधित है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा हमारा C.H. मीड से, और ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा हमारा सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है? इसके पहले वह आश्वस्त हो जाए कि वह अपने अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है, अर्थात 6। तो जीन पियाजे के अनुसार एक नवजात 6 स्तरों से होकर गुजरता है कि जिससे वह उसके पहले कि जब उसे बाह्य वस्तुओं का ज्ञान हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? परिवार, पड़ोस, राजनैतिक संस्थाएं, अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता एक वंश निर्धारित क्रम की विशेषता होती है, जबकि सामाजिकरण के लिए परिवार को प्राथमिक सामाजिकरण, जबकि पड़ोस और राजनैतिक संस्थाओं को द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। अगला, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहेंगे? तो इसे सुनिए। तो जब कि व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए समाज के द्वारा डाला जाता है प्रभाव तो उसे समाज का नियंत्रण या सामाजिक नियंत्रण के मानते हैं। पिता पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो पिता पुत्र के व्यवहार पर अनौपचारिक श्रेणी में रखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से नियंत्रण के प्रकार में से कौन से हैं? तो नियंत्रण के रूप में हम चेतन व अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के रूप में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है? जनरीतियाँ औपचारिक साधन के अंतर्गत नहीं है। जनरीतियाँ या समाज की प्रथाओं या अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आएंगी। अगला, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। तो कार्ल मार्क्स एक आर्थिकता के अनुसार पर ही वर्ग का विभाजन करते हैं। वो मानते हैं कि समाज में हमेशा ही 2 वर्ग पाए जाते हैं, जो कि उत्पादन के अनुसार वर्गों का निर्धारण होता है। अगला, जैसे उत्पादन के साधन होते हैं वैसे ही वर्ग का निर्धारण होता है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस और W. मूर ने किया है। अगला, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है? समता, असमता, असमानता, विविधता, विषमता। तो समता सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है। समानता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता, जबकि असमानता, विविधता और विषमता के हिसाब से ही समाज का स्तरीकरण किया जा सकता है। अगला, उदग्र गतिशीलता से संबंधित है। भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन या सामाजिक वर्ग के स्थिति में परिवर्तन। तो उदग्र गतिशीलता जब व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम वो भी ऊपर के क्रम में परिवर्तन होता है तो उसे हम उदग्र या ऊर्ध्व गतिशीलता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है? सामाजिक संपर्क, पृथकता, संचार या संवेदन शक्ति। तो पृथकता सामाजिक के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समान उद्देश्य जो इतने समय हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्नों को कहते हैं प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण, संघर्ष। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य के लिए जो सीमित हों उसके लिए भागीदार नहीं होते हैं या उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें से किसी एक को मिलना होता है तो उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगला, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने तथा विचारपूर्वक प्रयत्न करने को कहते हैं। तब हम उसे संघर्ष की संज्ञा देते हैं। जब उद्देश्यों की प्राप्ति या पूर्ति के लिए दूसरों को की इच्छा के विरुद्ध या अपने बलपूर्वक हम उसे रोकते हैं तो उसे हम संघर्ष करते हैं। यह है हिंसात्मक हो सकता है, अहिंसात्मक दोनों हो सकता है। अगला, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध जो सम्मिलित हैं, जो आधारित होते हैं विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पे, दोनों पे। तो नातेदारी संबंधों को हम विवाह एवं रक्त संबंध दोनों 2 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। अगला, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को क्या कहेंगे? तब जब किसी 2 संबंधियों के बीच औपचारिक दूरी रखने की आवश्यकता होती है तो उसे हम परिहार की व्यवस्था या परिहार व्यवहार कहते हैं, जैसे कि बहू और ससुर तथा जेठ और के साथ बहू रखती है। अगला, यह अलग अलग समाजों में परिहार के नियम अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है वह कहलाती है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को अधिक प्रमुख स्थान दिया जाता है तो उसे मातुलेय कहते हैं। अगला,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है और जबकि अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला, सॉरी एक मिनट रुकिए, तो और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति ही जनजाति से के संघ की स्थापना करने की व्यवस्था की बात कही गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारण महिलाओं के भारत में निम्न स्थिति के उत्तरदायी नहीं है? संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, पुरुषों की आर्थिक निर्भरता। तो महिलाओं की शिक्षा भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषा में सम्मिलित है? समूह एकात्मक निम्न भावना जो सबको सम्मिलित करने में अनुभव से निकलती है। समूह एकात्मक की मजबूत भावना जो अलग करने के रूप में समग्र अनुभव पर आधारित होती है। समूह प्रतिस्पर्धा की मजबूत भावना जो समूह एकात्मक के अनुभव में निहित है। समूह उपयोग की मजबूत भावना जो समग्र के अनुभव में निहित है। तो अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा में समूह एकात्मक की मजबूत भावना के रूप में अलग आकार देने के समग्र अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया है? तो वेरियन एल्विन ने भारतीय जनजाति के विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया है। अगला, जननांकी अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु दर का निम्न स्तर, मृत्यु दर में गिरावट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर या उपरोक्त सभी। तो जननांकी अंतरण का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। अगला, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में विवाह की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर या विवाह की बढ़ती उम्र दर। इनमें से कौन सा भारतीय जनसंख्या विस्फोट के कारण है? तो बढ़ती जन्म दर जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। अगला, सॉरी इसमें से इसका कूट उधर दिया है। इसमें बढ़ती जन्म दर, घटती मृत्यु दर और अतिरिक्त रूप से बच्चों की महत्ता का एहसास तीनों भारतीय जनसंख्या विस्फोट के कारण के अंतर्गत आएंगे, जबकि विवाह बढ़ता उम्र इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे क्या कहेंगे? जीवन आशा, जीवन सीमा की अवधि, जनन शक्ति, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो जब एक व्यक्ति की औसत जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा को हम जीवन आशा कहते हैं। अगला, जनसंख्या विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता या पारिस्थितिकी दर। तो जनसंख्या विश्लेषण के में पारिस्थितिकी दर की अधिक महत्वपूर्णता नहीं होती। अपराध है एक सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार या सामूहिक व्यवहार। तो अपराध को एक असामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। समाज के अधिक समृद्ध एवं धनाढ्य वर्गों में सदस्यों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे हम सफ़ेद पोश अपराध के अंतर्गत रखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल अपराध का कारण है? विच्छिन्न परिवार, शिक्षा, व्यक्तित्व, संस्कृति। तो विच्छिन्न परिवार, जब बालक अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो उसके मन में प्रतिकुंठा हो जाती है, जिसके कारण वह बाल अपराधी बन जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों के विकासों के उद्देश्य का जो अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आधारभूत अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो ऐसे अनुसंधान को हम आधारभूत अनुसंधान कहते हैं। आधारभूत अनुसंधान के अंतर्गत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। आंकड़ों को एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की योजना तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम शोध अभिकल्प या शोध डिजाइन कहते हैं। अगला, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के बाद उनका विश्लेषण करके तब उन्हें सारणीकरण करने के बाद उनका निष्कर्ष अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। अगला, एक प्रकार का प्रतिचयन जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है उसे कहेंगे। तो ऐसे प्रतिचयन को जिसे भौगोलिक स्थितियों के आधार पर करते हैं उसे क्षेत्र प्रतिचयन कहते हैं। अगला, इसमें विशेष क्षेत्र के से ही उनका चुनाव सैंपल से या प्रतिचयन का चुनाव किया जाता है। जब समग्र की इकाइयाँ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की संभावना समान प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं। ऐसे को हम दैव निर्देशन के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें सभी समग्र इकाइयों व समग्र के सभी इकाइयों के चुनाव की संभावना समान होती है। ऐसे इकाई को हम दैव निर्देशन कहते हैं। अगला, एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? विशाल क्षेत्र, पर्याप्त आकार, अभिनीति मुक्त या लचीलापन। तो प्रतिनिधिक निदर्शन अर्थात सैंपल का विशाल क्षेत्र होना जरूरी नहीं है। सैंपल का सबसे प्रमुख है क्योंकि वह पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व अच्छे तौर पे करता रहे। अगला, एक प्रतिचयन जो स्पष्ट सुविधा का आधार पर किया जाता है उसे क्या कहेंगे?
तो आकस्मिक प्रतिचयन के अंतर्गत रहते हैं, जिसमें सुविधा के आधार पर किया जाता है, अर्थात जो मिलता है उसी को हम सैंपल के रूप में ले लेते हैं। अगला, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहेंगे? जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो ऐसे पद्धति को सहभागी अवलोकन के अंतर्गत रखते हैं। केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग आर.के. मर्टन ने किया। अगला, निम्नलिखित में से किस विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो अवलोकन विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला, कोई भी अस्थायी कथन जिसके सिद्ध अथवा असिद्ध होने की संभावना हो वह कहलाती है, वह एक उपकल्पना होती है जिसे वैलिड या इनवैलिड होने की संभावना होती है। तो सिद्धांत और अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता होती है कहलाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपकल्पना या परिकल्पना के अंदर गत रखते हैं। अगला, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसकी है? तो साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे पुस्तक हमारी पीवी यंग से संबंधित है, उपकल्पना नहीं है। अस्थायी कथन, संबंधात्मक कथन, व्याख्यात्मक कथन, उदग्र कथन। तो उपकल्पना उदग्र कथन नहीं होता, जबकि अस्थायी कथन संबंधात्मक कथन और व्याख्यात्मक कथन में होता है। अगला, मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। तो मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के वस्तुपरक समझ के अनुसार सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद किया है। अगला, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? प्रश्नावली, अनुसूचित, साक्षात्कार या अवलोकन? तो यह प्रश्नावली होगी। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया जिसमें की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रक्रम या आंकड़ों का विश्लेषण, यह एक सही प्रक्रम है। अगला, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? तो सामाजिक डार्विन की सामाजिक अवधारणाओं के प्रयोग के लिए इस हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासी और समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जिसको उन्होंने डार्विनवाद के जैविक उद्विकास से लिया है। अगला, दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता किन समाजों की विशेषता होती है? तो दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता आधुनिक समाजों की विशेषता होती है। अगला, जबकि यांत्रिक एकता आदिम समाज की विशेषता है। मार्क्स वेबर की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों में क्रांति होने से पूंजीवाद में से समाजवाद में परिवर्तन होता है। अगला, आधुनिक नौकरशाही में विकास में कौन से कारक योगदान नहीं है? तो वस्तु विनिमय की लेन देन आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था में नहीं पाई जाती है, जबकि मुद्रा आधारित व्यवस्था का विकास, प्रशासनिक कार्यों का विकास, कानून या वैधानिक गारंटियों का तर्कपूर्ण व्याख्या पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अगस्ट काम्टे हमारे संबंधित है लॉ ऑफ थ्री स्टेट्स से। हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध हमारा संबंधित है ऑर्गेनिक एनोलॉजी से या सावयवी सिद्धांत से। मैक्स वेबर का संबंध हमारा रिलीजन एंड इकोनॉमिक्स से है, जबकि दुर्खिम का संबंध डिवीजन ऑफ लेबर से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है? भावनात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया, लेहमही प्रक्रिया या परंपरागत प्रक्रिया? तो मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत गांधी के सत्याग्रह को वेबर के सामाजिक क्रिया के अनुसार देखा जा सकता है। अगला, दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या का परिणाम है? तो दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या का परिणाम है नियमहीनता की स्थिति। जब अपने आप को व्यक्ति अकेला या समूह से कटा हुआ महसूस करता है तब वह मानक शून्यवादी आत्महत्या के प्रकार से आत्महत्या करता है। इसे मानक शून्यवादी के अंतर्गत रखते हैं दुर्खिम। अगला, बढ़ते हुए भूमंडलीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सरकारी लोकतंत्र का स्वरूप का विकास, सूचना तकनीकी का प्रसार, राष्ट्र के उस पार के व्यापारिक संघ या साम्यवाद? तो साम्यवाद नहीं होगा। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति के दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड या विचारधारा, जीवन में पद्धति को बदलाव लाते हैं, उसे कहते हैं। तो ऐसी को हम संस्कृतिकरण के अंतर्गत रखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। अगला, इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद के कथन में सत्य नहीं है? यह मानवतावाद को महत्व देती है, या भावनाओं को महत्व देती है, सहयोग को महत्व देती है, यह तर्क एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है? तो यह तर्क एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। यह कथन संबंधित है, बाकी संबंधित नहीं है। अगला, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।